हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति। दो घात समीकरण के मूलों की प्रकृति होती कैसे है, यानी इसके मूल जो होंगे दो घात समीकरण वो धनात्मक होंगे, ऋणात्मक होंगे या वास्तविक होंगे, ये हम आज जानेंगे या सीखेंगे। जैसे हमने पढ़ रखा है कि हमारे पास दो घात समीकरण का जो मानक रूप होता है, दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, दो घात समीकरण का जो मानक रूप होता है, दो घात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ये होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये हम जानते हैं, और जहाँ पे ये हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा दो घात समीकरण का मानक रूप। अब हम इसके अगर मूलों की बात करें तो एक होते हैं श्रीधराचार्य जी, एक गणितज्ञ हैं। उन्होंने एक फार्मूला दिया जिसकी सहायता से हम जो है दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं कि दो घात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो उन्होंने एक फार्मूला दिया, और दो घात समीकरण के मूल तो हमने ज्ञात करना गुणनखंड विधि से सीख लिया है, लेकिन जो श्रीधराचार्य जी हैं उन्होंने एक फार्मूला दिया जिससे हम डायरेक्ट जो है इस दो घात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा अगर मानक समीकरण है तो उन्होंने मानक समीकरण के बेस पे एक फार्मूला दिया, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो घात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, तो हमारे पास जो समीकरण का मूल होगा, यानी x बराबर जो हमारे पास समीकरण का मूल होगा वो होगा माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपान में 2a। तो उन्होंने कहा कि ये जो x का मान जो होगा यही हमारा जो है दो घात समीकरण का मूल होगा। ठीक है, तो इन्होंने एक फार्मूला क्या दिया, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपान में 2a। तो श्रीधराचार्य जी का ये एक सूत्र था जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, दो घात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। कोई भी दो घात समीकरण दिया हो तो हम मूल इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे अब इस समीकरण की सहायता, इस समीकरण का जो हम मूल ज्ञात करेंगे तो हमारा मूल ये होगा। अब हम मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। तो दो घात समीकरण के जो मूल होते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छा देखिए, हमारे पास ये मूल है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपान में 2a। अब अगर यहाँ पे बात की जाए, ये अंडर रूट में b² माइनस का 4ac, अंडर रूट में b² माइनस का 4ac, यहाँ पे देखिए b² माइनस का 4ac, अगर इसकी केवल बात की जाए, अंडर रूट में जो है b² माइनस 4ac है, इस अंदर वाले टर्म की बात की जाए b² माइनस 4ac की, अगर इसका मान जो है 0 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं जो x का मान होगा, अगर इसका मान b² माइनस 4ac, इसका मान जो है 0 से बड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास मूल होंगे, ये जो दो घात समीकरण के मूल होंगे x बराबर, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अगर हमारे पास मूल ये है, श्रीधराचार्य जी के सूत्र के द्वारा एक समीकरण का जो मूल है ये है, तो यहाँ पे जो b² माइनस 4ac की वैल्यू है, अगर इसका मान जो है 0 से बड़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि मूल जो हमारे पास ये होगा, ये हमारा x का मान जो यानी मूल होगा वो क्या होगा, वास्तविक और अलग अलग होगा। ठीक है, और अगर बात कर ली जाए
और बात के लिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो मूल जो है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा और समान होगा, वास्तविक होगा और वास्तविक तथा समान या वास्तविक समान होगा। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ें। और अगर एक टर्म की और बात की ली जाए तो यहाँ से 0 से बड़े के लिए हो गया, 0 के बराबर के लिए, अब 0 से छोटे के लिए बात कर लें। बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान अगर 0 से छोटा हो जाए तो मूल कैसे प्राप्त होंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए ये चीज़ें अभी नहीं होंगी, तो अभी जो है क्वेश्चन की सहायता से हम इसको आपको क्लियर कर देंगे। और एक चीज़ और आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो चीज़ लिखी है ये, यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, इसको हम लोग बोलते हैं विविक्तिकर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिखते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, विविक्तिकर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं कि विविक्तिकर का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल जो है वास्तविक और अलग अलग होंगे, विविक्तिकर का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल जो है वास्तविक और समान होगा, और इसका मान अगर विविक्तिकर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। क्लियर इतनी चीज़ें, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक दो घात मानक समीकरण है, तो इसका जो मूल है कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो मूल ज्ञात करने के लिए श्री तदाचार्य जी ने एक सूत्र दिया था। तो यहाँ से मूल कैसे ज्ञात होगा, तो x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, विविक्तिकर। अगर इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से बड़ा आ जाता है तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक तथा समान होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है 0 से छोटा आ जाता है तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होता। ये चीज़ें अभी क्या है आपको फील होंगी, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अभी जब क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको ये चीज़ें फील होंगी। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक उदाहरण नंबर 7 हमने लिया है। इसमें बोल रहा है कि दो घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि इसका जो है विविक्तिकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और विविक्तिकर ज्ञात कीजिए। तो देखिए विविक्तिकर कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए विविक्तिकर कैसे निकालते हैं, तो इसका हल देख लेते हैं। विविक्तिकर के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया। विविक्तिकर किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को ही विविक्तिकर बोलते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को ही विविक्तिकर बोलते हैं। तो देखिए विविक्तिकर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तिकर d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये हम समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण हमारे पास क्या दिया है, तो यहाँ से लिख देंगे, दिया है समीकरण
समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, 2x² माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0। तो इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तो मानक समीकरण दो घात समीकरण के दो घात मानक यानी मानक समीकरण से तुलना करने पर दो घात समीकरण क्या है हमारा, दो घात समीकरण का मानक रूप क्या है हमारा, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। अब देखिए x² इसका गुणांक क्या है, a है, इसका गुणांक क्या है, 2 है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2। b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, b है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, -4 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा था। यहाँ पे देखिए a है, यहाँ पे भी a है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए b है, यहाँ पे क्या है, -4 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -4। यहाँ पे c है, तो यहाँ पे 3 है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़ें। अब क्या करेंगे, हम विभक्तिकर निकालेंगे। तो विभक्तिकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac, ऊपर लिखा भी है। तो b² b हमारा क्या है, -4, इसका होल स्क्वायर -4 गुणे a हमारा क्या है, 2 है, c हमारा क्या है, 3 है। तो -4 का वर्ग कितना होता है, -4 का वर्ग होता है 16, और ये होता है 4 दूना 8 तरीक 24 हो गया। क्लियर इतनी चीज़ें। अच्छा, ये 16 है, ये प्लस का 16 है, और ये माइनस का 24 है। तो असमान चिन्ह हो तो संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती है, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या होती है, घट जाती है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाती है। तो कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 8 से 14, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा उतर जाता है। अच्छा, ये क्या है हमारा, ऋणात्मक है। ये क्या है हमारा, ऋणात्मक है, और ये हमारा 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। अच्छा, 0 से छोटा कैसे है, ये मैं आपको समझा दूँ यहाँ पे, ये बस समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा 0 है, ये संख्या रेखा में बना रहा हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये +1 +2 +3। ठीक है, ऐसे इस तरफ जाएंगे तो धनात्मक संख्या है, और इस तरफ आएंगे तो -1 -2 और यहाँ पे आएंगे -3 -2 -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरफ जाएंगे तो यहीं कहीं -8 भी होगा, तो जो कि 0 से छोटा है। तो इसलिए जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, 0 से छोटी होती हैं। तो ये ऋणात्मक संख्या है तो 0 से छोटी होगी। और हम जानते हैं कि अगर d का मान -8 आया, और जो कि 0 से छोटा आता है, d इज लेस देन 0, d का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो हम क्या कहते हैं कि इसके कोई भी वास्तविक मान या वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होंगे। तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो मूलों की प्रकृति नहीं बता पाएंगे। अगर मूल प्राप्त होते तभी तो हम मूल की प्रकृति बता पाते, लेकिन यहाँ पे कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त ही नहीं होंगे, तो हम मूलों की प्रकृति नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, या कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ से हमें ये पता चल गया। ठीक है, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या था, विभक्तिकर ज्ञात कीजिए। विभक्तिकर हमारा क्या था, d बराबर क्या था हमारा, d बराबर -8। तो विभक्तिकर हमारा क्या था, 8, और मूलों की प्रकृति यहाँ पे ज्ञात ही नहीं की जा सकती। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये d बराबर हमारा 8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, और मूलों की प्रकृति तो हम ज्ञात ही नहीं सकते, क्योंकि मूल ही नहीं प्राप्त पर पाएंगे वास्तविक। तो ये हो गया हमारा उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे उदाहरण नंबर 8 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो उदाहरण नंबर 7 है हमारे पास। ये बोल रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। एक वृत्ताकार पार्क है जिसमें 13 मीटर का व्यास है और उसकी परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर जो है 7 हो। ठीक है, क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है? चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं। कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा। तो सबसे पहले एक वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं, एक वृत्ताकार पार्क बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि एक व्यास जो कि केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, क्या बोला कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, 13 मीटर व्यास हो गया इसका, 13 मीटर व्यास हो गया भाई, और एक वृत्ताकार पार्क हमने बना लिया। कह रहा है कि पार्क के परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस परिसीमा मतलब इसकी परिधि पर कहीं भी एक बिंदु पर खंभा गाड़ना है। ठीक है, तो इस पार्क के एक व्यास के दोनों, यहाँ पे के होगा, के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों, व्यास है इसके दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक, यानी इस पे भी एक फाटक बना है ऐसे, इस पे भी एक फाटक बना है, और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 है। मतलब इसकी परिधि पर कहीं भी कोई एक बिंदु है जहाँ हमें खंभा गाड़ना है। मान लेते हैं यहाँ पे हमको खंभा गाड़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या है, खंभा गाड़ना है। तो कह रहा है कि इससे जो दूरी होगी और इससे जो दूरी होगी, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का जो अंतर होगा वो 7 होगा। तो क्या ऐसा करना संभव है? मतलब इन दोनों का अंतर 7 हो, ऐसी स्थिति में कहीं भी खंभा गाड़ा जा सकता है, ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? तो इसको मिला देते हैं भाई, इससे इसको मिला दिया और इससे इसको मिला दिया। अब महोदय बोल रहे हैं कि इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी का अंतर 7 हो। ऐसा संभव हो सकता है कि इनके बीच की दूरी का अंतर 7 हो और खंभा भी गड़ जाए? तो ऐसा तो संभव हो गया है। अब यहाँ पे अगर x मान लेते हैं, b यहाँ पे कोई बिंदु p है, यहाँ पे कोई बिंदु p है, b और p के बीच की दूरी अगर हम x मान लेते हैं, b और p के बीच की दूरी x मान लेते हैं, तो x प्लस 7 हो जाएगा ये, क्योंकि बोला है अंतर जो है 7 होना चाहिए। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, इन दोनों का अंतर जो है 7 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई? क्या हुआ कि बोला है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क है जिसके एक व्यास से दोनों बिंदुओं पर फाटक बने हुए हैं। एक व्यास है, इसके बिंदु ए पर एक फाटक बना है, बिंदु बी पर एक फाटक बना है, और बोला है परिसीमा के किसी भी बिंदु पर एक बिंदु पी ऐसा गाड़ना है, खंभा गाड़ना है, वहाँ पे एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, खंभा यहाँ पे गाड़ना है, या कहीं भी आप ले सकते हैं कि ए से दूरी और बी से दूरी का अंतर जो 7 हो। पूछ रहा है ऐसा करना संभव है? तो ऐसा तो हो गया। अब अगर कह रहा है कि संभव है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी ऊपर खंभा गाड़ना है, मतलब इससे और इससे दूरी पूछ रहा है, मतलब x प्लस 7 की वैल्यू और x की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो जो हमने किया बस उसको यहाँ पे शब्दों में लिख देंगे। तो माना बिंदु या फाटक B और P के बीच की दूरी x है, फाटक B और P के बीच की दूरी x मीटर है। ठीक है, x मीटर है। अब क्या करेंगे, तो A और P के बीच की दूरी
ए और पी के बीच की दूरी x+7 होगी, क्योंकि बोला है अंतर जो है इसका अंतर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो अंतर हमें 7 मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अब हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी, आपने एक कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ी होगी कि जो है कि अगर ऐसे कहीं व्यास आपको दिखाई दे, व्यास, हाँ, और बिंदु पी, परिधि पर कोई बिंदु पी है तो उसको ऐसे ऐसे मिला दिया जाए तो ये कोण जो है 90 अंश का होता है। और एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तो प्रमेय क्या है, अर्ध वृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, तो ये कोण जो है समकोण, क्योंकि अगर इसको मैं यहाँ से इरेज कर दूँ, यहाँ से इतना ऐसे इरेज कर दूँ तो देखिए आधा वृत्त बन जाएगा, क्योंकि ये व्यास है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा क्या होता है, समकोण होता है। अब कहीं भी ये बिंदु हो तो वो समकोण ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से तो त्रिभुज ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, क्लियर है भाई, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, यहाँ तक तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। और ये मैंने प्रमेय बताया, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो ये कोण जो है ये देखिए, ये हमारा जो है आधार हो गया, इसको लंब मान लेते हैं, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यहाँ पे हम लिख देंगे बाई पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है, 13 है, तो 13 का वर्ग हो जाएगा। आधार क्या है हमारा, x+7, इसका वर्ग हो जाएगा। और ये लंब हमारा क्या है, x है, तो x का वर्ग हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 का वर्ग होता है 169, और ये a+b के होल स्क्वायर के फार्मूले पे टूट जाएगा, तो होता है हमारा x² प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 होता है। और 2 गुणे x गुणे 7 प्लस का x²। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वो सरसंख्या a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का 2ab, यहाँ पे लिख दीजिएगा। चूँकि अब x² और x² कितना हो जाएगा, 2x² और यहाँ पे 49 और 7 दूना 14 और x है तो x 169। 169 को इस साइड लेके जाएंगे, 169 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x² प्लस का 14x और प्लस का 49 माइनस का 169, इसको उठा के इस साइड ले, तो यहाँ पे बराबर 0 होना चाहिए। तो 0 हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस साइड लगाएं चाहे उस साइड लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x² प्लस का 14x, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 1।
अच्छा यहाँ पे भी दो, दो से कट जाएगा, ये भी दो से कट जाएगा, ये भी दो से कट जाएगा, तो यहाँ से हम दो से भाग दे देते हैं, दो से भाग देने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मैंने आपको सिखाया था इसके पहले वाली वीडियो में, शायद यही क्वेश्चन ही था, सेम यही इक्वेशन आई थी वहाँ पे कि अगर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा c है और ये हमारा a है, तो -60 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा -60, और 7 को हमको ऐसे तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं तो प्लस का 7 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए माइनस का 60। तो 7 को हम लिख सकते हैं प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। ठीक है, तो x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 12 बचेगा, -5 यहाँ से कॉमन होगा तो x प्लस का 12 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से x प्लस 12 कॉमन है तो x प्लस 12 यहाँ से, यहाँ बचा x माइनस का 5 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, तो देखिए x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर का -12 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो हमें यहाँ से दो मूल प्राप्त हुए, लेकिन हमें क्या है, दूरी है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, तो x बराबर -12 तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो x बराबर 5 लेंगे। तो b और p के बीच की दूरी, तो यहाँ से लिख देंगे फाटक b और p के बीच की दूरी हमने क्या मानी थी, x, तो x बराबर हमारा 5 आया, तो b और p के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। अतः फाटक b और बिंदु P, जहाँ हमें खंभा गाड़ना है, P के बीच की दूरी, x बराबर 5 मीटर है, और बिंदु या फाटक A और P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 7, तो x का मान हमें 5 मिला, प्लस का 7 मतलब 12 मीटर। ठीक है, तो एक दूरी हमारी क्या हो गई 5 और एक दूरी क्या हो गई 7। अच्छा, दोनों के बीच का अंतर देखिए 7 है, तो दोनों के बीच का अंतर भी 7 है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर भी 7 है। आपको क्लियर तो दिखाई दे रहा है ना, क्लियर है भाई? चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो इस वीडियो में बस यहीं तक, और अगली वाली वीडियो में जब आएंगे तो उस वाले उदाहरण नंबर 9 को कंप्लीट करके, और जो है प्रश्नावली 4.3 के सारा का सारा क्वेश्चन प्रयास करेंगे कि हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।